In this class, we are going to study the kingdom Protista. So, this Protista is the second kingdom in the 5 kingdom classification, and it includes all the unicellular eukaryotic organisms. That is, all the organisms that will occur in this case are unicellular, or they might be sometimes filamentous, but normally they are unicellular. तो यहाँ पर वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड होंगे वो सभी के सभी प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे, लेकिन यूनिसेलुलर होंगे, और उनमें जो न्यूक्लियस है उसके पास मेम्ब्रेन है, और तो और सेल में बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के किंगडम. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट दिस पार्ट, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. ये सारे ऑर्गेनिजम्स जनरली यूनिसेलुलर होते हैं. अब इसके अलावा हमें पढ़ना है कि ये जो किंगडम है ये एक ऐसा किंगडम है जिसके कुछ मेंबर्स प्लांट की तरह होते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. इसके कुछ मेंबर्स जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स फंजाई की तरह होते हैं, और इसके कुछ मेंबर्स जिन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं वो होते हैं एनिमल्स की तरह. तो ये जो किंगडम है ये तीनों किंगडम का एक लिंक फॉर्म करता है. तो प्रोटिस्टा में प्लांट वाले कैरेक्टर्स भी होंगे या फिर एनिमल वाले या फंजाई वाले, तीनों के डिफरेंट कैरेक्टर्स का सिमिलैरिटी प्रोटिस्टा से मिलता है. इसीलिए प्रोटिस्टा को लिंकिंग किंगडम कहा जाता है. दैट इज दिस फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ऑल्सो द किंगडम फंजाई. सो दिस इज अ लिंकिंग किंगडम. अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो मेन बाउंड्रीज है ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि अभी भी इनमें ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में ये सर्टेनिटी नहीं है कि ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये फंजाई है या प्रोटिस्टा है. तो बाकी सारे किंगडम्स का बाउंड्री डिफाइंड है कि हाँ ये ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में आएंगे, लेकिन इसके बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब ये है कि एक प्रोटिस्ट जो कोई साइंटिस्ट उसको प्रोटिस्ट कंसिडर कर रहा है, कोई और साइंटिस्ट उसको हो सकता है कि प्लांट कंसिडर करे. सेम चीज अगर कोई इंसान किसी चीज को प्रोटिस्ट कंसिडर कर रहा है तो वो कोई और उसको फंजाई कंसिडर कर सकता है. सो इसीलिए इस किंगडम का जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है. अभी भी हमारे पास ये 100% क्लैरिटी नहीं है कि प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा जाना चाहिए. तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अभी भी ये डाउट है कि इन्हें प्रोटिस्टा में रखें या बाकी के 3 किंगडम जैसे कि फंजाई या फिर प्लांटे या एनिमेलिया इनमें रखा जाए. सो इनमें जो बाउंड्रीज है वो लिमिटेड नहीं है टोटली. अब इनका जो अकरेंस है वो सबसे कॉमन जो इनका हैबिटेट है वो है वाटर में. तो वाटर में चाहे वो मरीन वाटर हो सकता है, चाहे फ्रेश वाटर हो सकता है, और वाटर के अलावा यानी कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अलावा दीज कैन ऑल्सो अकर इन सर्टेन वेरी मॉइस्ट सॉइल्स, या फिर जिन्हें हम दलदली एरिया कहते हैं उस तरह के मॉइस्ट एरिया में ये पाए जाते हैं. तो ये काफ़ी ड्राई इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो कि वैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके. सो बेसिकली ये या तो एक्वेटिक होंगे, चाहे मरीन वाटर हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, या फिर मॉइस्ट सॉइल में ये पाए जाते हैं. अब इनमें जो न्यूट्रिशन है वो हम आगे देखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा, कोई सैप्रोट्रॉफिक होगा या कोई सैप्रोफाइटिक होगा या फिर कोई पैरासिटिक होगा. तो इनमें बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. नाउ इसके जो मेंबर्स हैं हमने ऊपर ही देखा था कि जनरली यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, इतने छोटे होते हैं. उसके अलावा यूनिसेलुलर तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, बट यहाँ पर कोलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म्स भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ये रेयर है. नॉर्मली जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स होंगे वो यूनिसेलुलर ही होंगे. तो ये जो कोलोनियल है या फिलामेंटस है इनमें डिफरेंट सेल्स का एसोसिएशन होता है. तो हमने बैक्टीरिया में भी 3 फॉर्म पढ़े थे, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस. तो जो फिलामेंटस हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था उस फिलामेंटस में हमने देखा था कि वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे थे. फिलामेंटस में बैक्टीरिया के सेल्स का चेन था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है. बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा में जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो ये पूरा सेल्स है वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे फिलामेंटस या कोलोनियल फॉर्म में
हर एक सेल जो है ना वो एक इंडिविजुअल है, तो हर एक सेल एक अलग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है। इट्स नॉट कि ये 6 के 6 सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे, ये 6 के 6 सेल भले ही साथ में हैं लेकिन अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोते हैं, ये अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं, भले ही वो फिलामेंटस फॉर्म में हो चाहे कॉलोनियल फॉर्म में। लेकिन बैक्टीरिया में जो फिलामेंटस फॉर्म था वहां पे क्या था कि वो सब मिलके एक चेन बनाते हैं या एक फिलामेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे सेल्स इंडिविजुअल होंगे भले ही वो एक दूसरे से एसोसिएटेड क्यों ना हो। यहाँ पे जो हमारा प्रोटिस्टा है यहाँ पर ये अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोएंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। नाउ इनके बॉडी के ऊपर हमने बैक्टीरिया में देखा था कि उसके बॉडी पर सेल वॉल होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया की तरह यहाँ पर हर बार सेल वॉल होगा ही। तो नॉर्मली बैक्टीरिया में ज्यादातर केसेस में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, उसके जगह पे कुछ और होगा जिसकी वजह से सेल में एक दूसरे प्रॉपर्टीज आएंगे। जैसे कि हमें पता है कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल जहां भी होगा उस पार्ट को वो हार्ड या नॉन इलास्टिक या रिजिड बना देता है। लेकिन इसके अलावा जो अलग स्ट्रक्चर है जैसे कि पेलिकल हो गए, फॉर एग्जांपल ये पेलिकल है या क्यूटिकल है, तो ये सारे सेल्स को काफी हद तक डिफरेंट प्रॉपर्टी देते हैं जो कि प्रॉपर्टी सेल वॉल का नहीं होता है। तो अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं नेकेड, दैट इज अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे नेकेड, या सेल वॉल हो भी सकता है या फिर सेल वॉल के जगह पे क्यूटिकल होगा या पेलिकल होगा। तो ये जो पेलिकल है हम आगे देखेंगे कि यूग्लेना में पेलिकल्स का प्लेट्स होता है और ये पेलिकल्स प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर से बने होते हैं। तो मेनली पेलिकल में प्रोटीन्स ही पाए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स भी होते हैं, बट नॉर्मली हम पेलिकल को प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। नाउ ये जो क्यूटिकल है ये जनरली फैटी मटेरियल होता है या फिर वैक्सी मटेरियल होता है, और ये क्यूटिकल यहाँ के साथ साथ प्लांट्स के सरफेस पे भी पाए जाते हैं, हो सकता है एपिडर्मिस पे या लीव्स पर पाए जाते हैं। तो ये जो क्यूटिकल है जनरली इसका जो मेन पर्पस होता है वो है इवेपोरेटिव लॉस को रोकना, यानी कि जिस पर भी ये क्यूटिकल होगा उस प्रोटिस्ट में वाटर का लॉस रोकेगा ये क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का पर्पस है वाटर लॉस को मेनली रोकना। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल के बाहर में जो ये क्यूटिकल का लेयर होता है ये एक फैटी लेयर है या फिर इसके अंदर सॉल्युबल वैक्सेस होते हैं जो कि अल्टीमेटली लिपिड्स के एक कैटेगरी होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है, सेल वॉल हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो जहाँ पर सेल वॉल नहीं है उसे हम नेकेड बोलेंगे, या फिर सेल वॉल की जगह पे यहाँ पे क्यूटिकल हो सकते हैं या पेलिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। यही सब फीचर्स की वजह से इनमें जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड ही नहीं है। अगर हम सेल वॉल के बेसिस पे डिफाइन करें तो इनके पास किसी के पास सेल वॉल है किसी के पास नहीं है। यहाँ पर पेलिकल एक यूनिक स्ट्रक्चर है, क्यूटिकल प्लांट्स में होता है, जनरली प्लांट के एपिडर्मिस पे होता है। तो ऐसे इसमें फीचर हैं जो कि अलग अलग किंगडम में पाए जाते हैं। तो इन सब जनरल फीचर्स की वजह से कॉमनली प्रोटिस्टा का बाउंड्री ही डिफाइन नहीं हो पाता। इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, कुछ हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर इनका बाउंड्री डिफाइन नहीं हो पाता है। नाउ हम बात करते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन एक तरह का मूवमेंट है, यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस है। लोकोमोशन मतलब ये होता है कि बॉडी का जो होल पोजीशन है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा बॉडी ट्रैवल करता है, और मूवमेंट का मतलब किसी स्ट्रक्चर का भी मूवमेंट हो सकता है। सो लोकोमोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाट इज लोकोमोशन। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। तो यहाँ पर कोई एक तरह का लोकोमोशन नहीं है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोशन पाए जाएंगे। और सबसे पहला टाइप का लोकोमोशन है वो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज द अमीबॉइड मूवमेंट विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ज़ूडोपोडिया। तो सबसे पहला है ज़ूडोपोडिया, या जिसे हम फॉल्स फीट कहते हैं।
अब इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है उस तरह के मूवमेंट को कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट सबसे कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है अमीबा के अंदर। तो आपने यंगर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। तो इस अमीबॉइड मूवमेंट में होता क्या है कि बॉडी में जो उसके जो प्रोटिस्टा का बॉडी है वहाँ जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म अपना एक एक्सटेंशन फॉर्म करता है जिसकी वजह से बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करता है। दैट इज प्रोट्रूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। दैट इज साइटोप्लाज्म जिस डायरेक्शन में सेल को मूव करना है उस डायरेक्शन में अपना प्रोसेसिंग या प्रोट्रूजन फॉर्म करेगा और जिस डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना है वहां से अपना ज़ूडोपोडिया को वापस से विड्रॉ कर लेगा। इसी के थ्रू होता है यहाँ पर मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम इसका डायग्राम देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सेल का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, हम कुछ भी चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि ड्यू टू दिस द ऑर्गेनिज्म अपीयर्स इर्रेगुलर, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं है। तो हम कोई भी शेप बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं या किसी और तरीके का बना सकते हैं। हम किसी भी तरह का शेप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो ज़ूडोपोडिया है वो फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म के प्रोट्रूजन से। तो ये एक नॉर्मल सा सेल है। अब इस सेल को मूव करना है राइट के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से साइटोप्लाज्म ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर अगर इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है तो इसने साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन बनाया, यानी कि जो इसका सेंट्रल एरिया में साइटोप्लाज्म था वो कहां आ गया, कुछ इस तरफ आ गया। और इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं ज़ूडोपोडिया। अब जब इसका मूवमेंट हो गया है इस डायरेक्शन में तो ये ज़ूडोपोडिया अगर इसके दूसरे डायरेक्शन में कहीं पे कोई ज़ूडोपोडिया है तो उसे ये विड्रॉ कर देगा। यानी कि जब इसका मूवमेंट जिधर होना था वो हो गया है तो इस ज़ूडोपोडिया को वापस से विड्रॉ कर लिया जाएगा। यानी कि वापस से जिस पॉइंट पे ज़ूडोपोडिया फॉर्म हुआ है वहां से वापस आ जाएगा। दैट इज वहां पर रियर एंड से जो है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन एंड विड्रॉन फ्रॉम द रियर एंड। तो जब हो गया है मूवमेंट तो जो दूसरे साइड में कोई अगर ज़ूडोपोडिया है तो वहां पे ज़ूडोपोडिया को वापस ले लिया जाएगा। यानी कि वहां पे सेल अपने नॉर्मल फेज में आ जाएगा। और जिधर मूव करना है, अगर मान लीजिए सेल को इधर मूव करना है तो यहाँ पर ज़ूडोपोडिया, ऐसा ज़ूडोपोडिया यहाँ बनेगा। अगर सेल को ऊपर की ओर मूव करना है तो ज़ूडोपोडिया यहाँ पर बनेगा। तो ज़ूडोपोडिया उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में सेल को मूव करना है। उसके अलावा जब मूवमेंट हो गया तो ज़ूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा। यानी कि अगर जो ज़ूडोपोडिया फॉर्म हुआ है मूवमेंट के बाद ये वापस से ऐसा हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल सेल था उसी की तरह वापस से हो जाएगा। तो इन ज़ूडोपोडिया की वजह से सेल का कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं होता है। तो यहाँ पर बार बार ज़ूडोपोडिया बनते हैं, बार बार ज़ूडोपोडिया को विड्रॉ किया जाता है। इसीलिए हम अमीबा का कोई एक स्पेसिफिक शेप बना ही नहीं सकते क्योंकि हर समय वो मूव करता है जनरली और वो बार बार अपना जो बॉडी है उसका शेप चेंज करते रहता है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजेला सीलिया का जो मूवमेंट है वो जनरली एक्वेटिक मीडियम के लिए होता है और इनका जो मूवमेंट है वो सॉलिड सरफेस पे भी हो सकता है। यानी कि इन पे जो फॉल्स फीट या ज़ूडोपोडिया की तरह जो मूवमेंट हो रहा है वो सॉलिड सरफेस पर भी पॉसिबल है, लेकिन फ्लैजेला वाला मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक मीडियम में होगा। यानी कि जहां कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन या लिक्विड हो वहीं पर फ्लैजेला वाला मूवमेंट हो सकता है। तो जो दूसरा टाइप का मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है वो है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला में बेसिकली क्या होता है कि ये सेल से एक बहुत ही लंबा सा स्ट्रक्चर निकलता है। अगर मान लें कि ये कोई सेल है तो इसके अंदर से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर निकलेगा, उसे हम कहते हैं फ्लैजेला। अब इस फ्लैजेला के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन रहता है। तो जैसे कि एक नॉर्मल सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है उसी तरह इस फ्लैजेला के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म का एक बहुत ही लंबा सा एक्सटेंशन होता है।
अब नॉर्मली ये जो फ्लैजेला है ये विप लाइक मूवमेंट शो करेगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से मूवमेंट शो करेगा। तो इससे क्या होगा, सेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोट्रूड हो जाएगा। तो ये मेनली स्विमिंग में हेल्प करता है। और फ्लैजेला ह्यूमंस में स्पर्म्स में भी होते हैं, तो स्पर्म्स में भी स्विमिंग होता है, तो हमारा स्पर्म्स का भी टेल होता है, वो भी कुछ इसी तरह का मूवमेंट शो करता है। तो ये विप लाइक का मूवमेंट शो करने से जो सेल है वो आगे की तरफ मूव करता है। नाउ these are long hair like membrane bound protoplasmic outgrowth। जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो बाहर की ओर होता है निकला हुआ, इस केस में दैट इज फ्लैजेला के केस में, और उस पर मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जो हमारा ये फ्लैजेला है उस पर भी सेल मेम्ब्रेन होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ऐसा नहीं कि उस पर नहीं होगा, सेल से बाहर निकला है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, उस पर भी सेल मेम्ब्रेन होता है। दे आर नॉर्मली 1 to 4 इन नंबर। अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम देखेंगे कि सीलिया हजारों में हो सकते हैं, लेकिन फ्लैजेला किसी सेल में नॉर्मली 1 से 4 होते हैं, 1, 2, 3 या 4 होते हैं। लेकिन हम कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज जब हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर वो एक कैटेगरी है, तो वहां देखेंगे कि 6, 8 या 10 से भी ज्यादा फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटोजोआ के मेंबर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में नॉर्मली 1 से 4 ही फ्लैजेला पाए जाते हैं, नॉर्मली इससे ज्यादा फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। नाउ एंड फैसिलिटेट स्विमिंग इन एक्वेटिक मीडियम। तो इनका जो मेन काम है सॉलिड सरफेस पे नहीं है, इनका मेन काम है स्विमिंग। तो स्विमिंग तो ऑब्वियसली एक्वेटिक मीडियम में ही होगा। तो दिस इज अबाउट द फ्लैजेला। अब हमें चैप्टर नंबर 8 में जहां हमें सेल के बारे में पढ़ना है, वहां हम फ्लैजेला का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि इस फ्लैजेला के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें फ्लैजेलिन कहते हैं। इस फ्लैजेला के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, तो इनके अंदर बहुत ही सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है, उनको हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। तो फ्लैजेला का जो मेन स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में, तो वहां पर हम फ्लैजेला को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़ूडोपोडिया नॉर्मली स्लो मूवमेंट शो करता है और फ्लैजेला थोड़ा सा फास्टर मूवमेंट करता है। अब फ्लैजेला से भी फास्टर मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर है सीलिया। अब सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस ये है कि फ्लैजेला बहुत थोड़े से होते हैं, 1, 2, 3, 4 होते हैं, लेकिन सीलिया हजारों या सैकड़ों हो सकते हैं। यानी कि जो मान लीजिए कि ये कोई सेल है, तो इस सेल के पूरे सरफेस पे जनरली पाया जाता है ये जो हमारा सीलिया है इस सेल के पूरे सरफेस पे पाया जाता है। तो नॉर्मली किसी भी सेल में जो सीलिया होता है few hundred to few thousand हो सकता है। अब फ्लैजेला बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन ये सीलिया बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस में सीलिया और फ्लैजेला बराबर है, लेकिन लेंथ में सीलिया से कहीं कहीं ज्यादा लंबा होता है फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला में ये डिफरेंस है, फ्लैजेला बहुत थोड़े से होते हैं, 1, 2, 3 या 4, और सीलिया 100 या 1000 होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लैजेला और सीलिया जो है थिकनेस में बराबर है, लेकिन लेंथ में सीलिया बहुत छोटे होते हैं और फ्लैजेला काफी ज्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू द सीलिया। अब ये सीलिया का जो मूवमेंट है ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, दैट इज सीलिया परफॉर्म हाईली कोऑर्डिनेटेड फास्ट एसिमेट्रिक और रोविंग टाइप ऑफ मूवमेंट। तो अगर हम इस तरह के मूवमेंट की बात करें तो जैसे नाव में जो ओर्स होते हैं, दैट इज द ओर्स इन अ बोट, हाउ दे वर्क द सेम वे सीलिया आल्सो वर्क। सो फर्स्ट लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो सीलिया का जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से होगा। अगर हम इनका एनलार्ज डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि इन्हीं को हम एनलार्ज करके बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो हमारे ये सीलिया है इस तरह से ओर्स की तरह काम करते हैं। तो ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, तो ये एक सीक्वेंस में मूव करते हैं। इससे क्या होता है कि सेल जिस डायरेक्शन में सेल को मूव करना है उस डायरेक्शन में ये सेल को मूव कराते हैं। तो ये जैसे बोट में ओर्स होते हैं उसी तरह ये भी काम करते हैं। तो सीलिया का इसी तरह का मूवमेंट को हम कह सकते हैं आइसोक्रोनिक या मेटाक्रोनिक, दो और टाइप का मूवमेंट होता है, लेकिन नीट के लेवल पे हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आइसोक्रोनिक मेटाक्रोनिक में क्या होता है कि आइसोक्रोनिक में सारे सीलिया एक साथ काम करते हैं
और मेटाक्रोनिक में सारे सीलिया एक साथ नहीं, वो रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। तो आइसोक्रोनिक मेटाक्रोनिक दो तरह के सीलिया में मूवमेंट ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब इन सीलिया का जो स्पीड होता है वो फ्लैजेला से ज्यादा होता है, तो फ्लैजेला जो है उतना स्पीड में सेल को मूव नहीं करा सकते जितना कि सीलिया मूव करा सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एज वेल एंड सीलिया। अब हम चौथे स्ट्रक्चर पे आते हैं, वो है पेलिकल। तो पेलिकल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रोटोजोआ में यूग्लेना के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यूग्लेना में पेलिकल के प्लेट्स होते हैं उसके बाहर में, और वहां पे उसकी वजह से सेल फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि सेल का साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, कुछ इस तरह से। अगर ये नॉर्मल साइज का सेल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो सकता है और फिर से वो बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होता है, और इसकी वजह से ये रिगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट यानी कि रेंगने वाला मूवमेंट शो कर सकता है। अब इनके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मायोनीम्स। सो यहाँ पर जो हमारा पेलिकल है, अ वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर एक्सपेंशन हुआ, यानी कि छोटा बड़ा ये साइज हो रहा है। सो अ वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन passes through the body by means of a special elastic structure called as myonemes। तो ये जो मायोनीम्स हैं इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। तो कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में जब कैल्शियम आयंस इन्हें दिया जाता है तो इनका साइज छोटा होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है इन्हीं मायोनीम्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर कैल्शियम आयन इन्हें मिलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर लाइक मसल फाइबर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड रिलैक्स कर रहे हैं, तो सेल छोटा और बड़ा हो रहा है। तो इसकी वजह से इनमें जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं रेगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। तो इन्हीं मायोनीम्स की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, जिस टाइप का मूवमेंट, उसे हम कहते हैं रिगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पर मायोनीम्स छोटे और बड़े हो रहे हैं। और यूग्लेना में हम बात करने वाले हैं, जब हमें एक सेपरेट कैटेगरी पढ़ना है यूग्लेनॉइड्स का, तो वहां पर हम देखेंगे कि इसका काम पेलिक्युलर प्लेट्स करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से मायोनीम्स सेल को छोटे या बड़े कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि यूग्लेना के अंदर दे आर फॉर्म्ड ऑफ पेलिक्युलर प्लेट्स। तो पेलिकल जो होता है यूग्लेना को इलास्टिक या फ्लेक्सिबल बना देता है। तो हमें वो चीज पढ़ना है जब हम यूग्लेना की कैटेगरी को पढ़ेंगे। नाउ जो पांचवा है और जो लास्ट टाइप का है वो बहुत सिंपल है, एंड दैट इज द प्रोपल्शन ऑफ म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज जिस तरह के रॉकेट के नीचे से फायर निकलता है तो रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, सेम चीज यहां पर हो रहा है। तो सपोज करते हैं कि यहां पर कोई सेल है और इस म्यूसिलेज बाहर आएगा, तो म्यूसिलेज जाएगा इस डायरेक्शन में और सेल का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो एक एंड से जिस तरह से रॉकेट से नीचे से धुआं या फायर निकलता है और रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, प्रोपल्शन होता है, सेम चीज यहां पर म्यूसिलेज हो रहा है। तो इन डायटम्स म्यूसिलेज इज पास्ड आउट इन वन डायरेक्शन एंड सेल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक डायरेक्शन से क्या निकलेगा इस सेल के अंदर से, म्यूसिलेज, और इसके प्रेशर की वजह से सेल दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा। इसे कहते हैं म्यूसिलेज प्रोपल्शन। तो ये जो म्यूसिलेज होता है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स का एक पॉली फॉर्म्स होता है। तो इनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ थोड़े मोड़े कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन म्यूसिलेज में मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका प्रोपल्शन से सेल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो नाउ दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स because of which the flagella or the cilia or the pellicle or the zoodopodia help in movement। तो हमें इन्हीं टाइप्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ना है इन द केस ऑफ प्रोटिस्टा। इसके अलावा कुछ और टाइप्स के मूवमेंट ये शो कर सकते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट इन आवर सिलेबस। So we have studied the basic features of protista and the types of movement. Now we are going to study the structure of the cells of the protista and also the types of life cycle that occurs in the case of protista.